बच्चों जैसा कि हमने लास्ट क्लास में देखा था, है ना, कि वर्णमाला के सेगमेंट को स्टार्ट किया था हमने। वापस से एक बार रिकैप करा देते हैं, आपकी चीजों को वापस से तरोताजा कर देते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में वापस से चीजें सेट है ना। सबसे पहले हमने किससे शुरुआत की थी? सबसे पहले हमने शुरुआत की थी भाषा से। किससे शुरुआत की थी? भाषा से। भाषा के अंदर ही क्या आया बच्चों? तो भाषा के अंदर क्या आया? वर्ण आया, शब्द आया और वाक्य आया, और उसके आधार पे हिंदी सब्जेक्ट में क्या हुआ? पूरा हिंदी सब्जेक्ट में टॉपिक डिसाइड हुए। जब वो टॉपिक डिसाइड हो गए, तो क्या हुआ? फिर हमने स्टार्ट किया। पहले हमने भाषा देखा, फिर भाषा के विकास का क्रम देखा, फिर भाषा के विकास के क्रम में हमने हिंदी भाषा का क्रम देखा। हिंदी भाषा के साथ साथ हमने देखा क्या है बोली, क्या है उपबोली, क्या है उपभाषा, क्या है भाषा, क्या है राजभाषा, क्या है राष्ट्रभाषा, क्या है राजनयिक भाषा, क्या है मातृभाषा, है ना। इन सब चीजों को हमने देखा। उसको देखने के बाद फिर हमने हिंदी भाषा का विकास क्रम देखा, जिसमें जब हिंदी भाषा का विकास क्रम आया तो क्या है संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा से किस तरीके से प्राकृत भाषा आई, प्राकृत भाषा के 3 चरण रहे। फिर हमने क्या देखा? पाली भाषा। पाली भाषा के बाद जो प्राकृत भाषा का द्वितीय और तृतीय चरण रहा, स्पेशली तृतीय चरण में प्राकृत भाषा किस भाषा में टूटी? अपभ्रंश भाषा में टूटी। और अपभ्रंश भाषा से ही कौन सी भाषा आई? हिंदी भाषा का विकास हुआ। अपभ्रंश भाषा को हमने नक्शे वाइज पढ़ा था, कहां कहां हुई। तो अपभ्रंश भाषा में टोटल 6 तरीके के प्रकार बताए, है ना, ठीक है। फिर उस अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा आई। हिंदी भाषा में हमने पूर्वी हिंदी, है ना, तो क्या क्या देखा था? मैप में बनाया था हमने अलग अलग। तो कौन कौन सी भाषा थी? एक पूर्वी हिंदी भाषा थी, एक पश्चिमी हिंदी भाषा थी। याद आ रहा है ना। फिर इसी के दौरान हिंदी भाषा के विकास क्रम के दौरान ही हमने क्या देखा था? हमने देखा था बच्चों दक्षिण भारत की भाषाएं जो प्राचीनतम भाषाएं हैं, जिनको शास्त्रीय भाषा कहा गया, क्लासिकल लैंग्वेज, है ना। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी थी बच्चों? 6 क्लासिकल लैंग्वेज थी, है ना। तो पहली क्लासिकल लैंग्वेज कौन थी? तमिल थी। फिर कौन सी थी? संस्कृत थी। फिर कौन सी थी? तेलुगु थी। फिर कौन सी थी? कन्नड़। फिर कौन सी थी? मलयालम। और फिर कौन सी थी? उड़िया, है ना। ये क्लासिकल लैंग्वेज आई। तो मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था कि पहली क्लासिकल लैंग्वेज कब आई? 2004 में, तमिल 2004 में। और अंतिम कौन सी है? वो भी 4 के साथ अंत होगा, तो 2014। तो 2004 और 2014। फिर 1, 3 और 5 का डिफरेंस रहेगा। तो 2004 में 1 जोड़े कितना हुआ? 2005। 2005 में 3 जोड़े कितना हुआ? 2008। 2008 में 2 लैंग्वेज, 2008 2008। फिर क्या हो गया? 8 का फिर 5 जोड़ दिया, कितना हो गया? 2013। 1, 3, 5 का डिफरेंस, 4 पे शुरू 4 पे खत्म। टोटल कितनी लैंग्वेज? 6। याद रहेगा 2004, 2005, 2008, 2008, 2013, 2014। क्लियर हुआ? कौन कौन सी भाषा? तो पहला तमिल, दूसरा संस्कृत, तीसरा तेलुगु, चौथा कन्नड़, पांचवा मलयालम, छठवां उड़िया। ये हमने पढ़ा था। उसके बाद मैंने बोला बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं हिंदी विषय को। हमने स्टार्ट किया था वर्णमाला से। वर्णमाला से स्टार्ट में हमने ये समझा था कि किसी भी चीज की वर्णमाला को अगर हमें समझना है या पढ़ना है तो हमें क्या करना होगा? पहले उसको तोड़ना होगा। हम इसमें क्या पढ़ने वाले थे? ध्वनि क्या होता है, फिर ध्वनि के प्रकार क्या है, फिर वर्ण क्या है, वर्ण विचार क्या है, वर्ण के प्रकार क्या है स्वर, क्या है व्यंजन, और वर्णमाला, वर्णों का सेट हो जाएगा। तो वर्णमाला तो स्वर भी आएगा, उसमें आयोगवाह भी आएंगे, व्यंजन में। अच्छा, आयोगवाह ना तो स्वर होता है ना ही व्यंजन होता है। आयोगवाह अलग से ही कहा गया। अंगा और आहा। आहा अंगा मतलब होता है बच्चों अनुस्वार, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, अनुस्वार, अनुस्वार। और आहा मतलब क्या होता है? विसर्ग। क्या होता है? विसर्ग, जो एक तो शब्द के ऊपर लगेंगे और एक शब्द के बाद में लगेंगे। शब्द के ऊपर और शब्द के बाद में लगेंगे। क्या है? एक अनुस्वार। जैसे चांद, तो चांद के ऊपर चंद्र बिंदु लगा तो वो वाला बिंदु, और चंदा, तो चा के ऊपर अनगा वाला बिंदु लगा तो वो। तो दो चीज किसमें आएंगे? आयोगवाह में। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने बच्चों? 4। द्विगुण व्यंजन या उच्छिष्ट व्यंजन कितने हैं? 2। ये मैंने बताया था। फिर मैंने बताया कि ध्वनि क्या होती है। तो किसी भी भाषा की आवाज को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। ध्वनि 2 तरीके की हो सकती है, एक सार्थक ध्वनि, एक निरर्थक ध्वनि। निरर्थक ध्वनि ही। कैसी ध्वनि है? निरर्थक। हंसने की आवाज, वायुयान की आवाज, गाड़ी के हॉर्न की आवाज, ये निरर्थक ध्वनि है। फिर अगर ध्वनि का लिखित, उस ध्वनि को आप लिख दो तो क्या कहलाएगा? वर्ण। तो ध्वनि के लिखित स्वरूप को क्या बोलते हैं? वर्ण। या भाषा के लिखित स्वरूप की न्यूनतम इकाई को क्या कहते हैं? वर्ण। इसे अक्षर भी कहा जाता है। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2, स्वर और व्यंजन। कल की जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करा देना है तेजी से। आप पढ़ते चलिए, नहीं तो मैं दिक्कत करूंगा, बार बार बोल रहा हूं।
है ना, पूछना चालू नहीं किया हूं, मैं प्रैक्टिस कर दूंगा, बहुत पूछूंगा और बहुत लताड़ूंगा अगर आपको नहीं बनेगा तो। हिंदी 100 नंबर का है मेंस में, और हिंदी सब एग्जाम में आता है, इसलिए, और मैं हिंदी आपको अपने साइड से बेस्ट पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। वर्ण विचार, वर्ण विचार क्यों आया? तो वर्णों की शुद्धता, लिखावट और प्रयोग कैसे किया जाए, इसके लिए क्या हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? वर्ण विचार। तो आप देखिए वर्ण विचार में क्या है कि मौखिक भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? ध्वनि। लिखित भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? हाँ। फिर अर्थ के आधार पर भाषा की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? अगर मैं बोलूं ए, इसका मीनिंग क्या हुआ? नहीं, ए ध्वनि है, ए को मैं लिख सकता हूं, लेकिन ए अपने आप में शब्द है क्या? अगर सार्थक अर्थ समझना है तो शब्द होना आवश्यक है, इसलिए अर्थ के आधार पे भाषा की न्यूनतम इकाई शब्द। अगर अगला क्या है? भावार्थ के आधार पे। किस आधार पे? भावार्थ, मतलब राम जा रहा है, इसका कुछ मतलब निकला ना, तो भावार्थ के आधार पे छोटी चीज क्या है? या तो वाक्यांश या वाक्य। अब लोग वाक्यांश कैसे सर? कैसे सर? तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये क्या है? मुहावरा है, वाक्य का छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसका मतलब तो निकल क्या रहा? A bad workman clever with his tools, क्या है इसका मतलब? A bad workman clever with his tools, नाच न जाने आंगन टेढ़ा का इंग्लिश अनुवाद। तो एक फ्रेज है छोटा सा कि ए बैड वर्कमैन क्लेवर विथ हिज टूल्स, है ना, कि एक आदमी जो काम करने में बुरा है तो वो क्या बोलता है? उसका टूल खराब है। तो अ बैड वर्कमैन क्लेवर विथ हिज टूल्स, ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ऐसे करके आप थोड़ा थोड़ा कुछ पढ़ते रहा कीजिए भाई। मैं कुछ भी बोलता तो ऐसा हो जाता क्या? वर्णमाला, मतलब इससे ये समझ में आता है कि आप स्कूल में क्या करते थे। या तो स्कूल का टीचर आपके साथ कुछ नहीं करता था, या टीचर अपने रास्ते आप अपने रास्ते, है ना, टिफिन डब्बा खाने में पूरा समय निकल जाता था सुबह से लेकर शाम तक। तो वर्णों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित लिखने के स्वरूप को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इसमें स्वर व्यंजन दोनों का समावेशन होता है। किसका समावेशन होता है? स्वर और व्यंजन दोनों का समावेशन होता है। कितने वर्ण होते हैं टोटल बच्चों? 52। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण है? 52। क्या स्वर कितने बच्चों? 11। आयोगवाच कितने हैं? 2। व्यंजन कितने हैं? 33। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4। द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कितने हैं? 2। अब इसको रटना है, याद कर लेना शब्द से। मैं तो ये सब कल पढ़ा दी, वापस एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि वापस से आप रास्ते पे आ जाइए। अभी भी अगर भटक गए हैं तो, और कल से भटकेंगे तो फिर मैं दिक्कत करूंगा। कहां के डंडा है असली में? हाँ, अब चालू होगा तो ऐसे थोड़ी दिखाने के लिए नहीं है, अब चालू होगा, अब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी, यहाँ सर्कस थोड़ी चल रहा है। आनंद जादूगर आता, एक आनंद जादूगर था ना, चलता था बहुत, आ रहे हैं जादू दिखा रहे हैं, मदारी थोड़ी है। देखो अ आ इ ई उ ऊ री ए ओ औ, ये टोटल 11 स्वर हैं बच्चों। इसमें आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज नहीं दिख रही होगी, अंगा और आहा। जो अंगा और आहा है वो आयोग वाह कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है। अब व्यंजन क्या है उसको समझने से अच्छा संयुक्त व्यंजन और उत्क्षिप्त व्यंजन देख लेते हैं। तो संयुक्त व्यंजन में क्या आएगा बच्चों? छा। अब ये छा क्यों है? तो दो व्यंजन के संयोग से बनेगा, इसलिए क्या कहलाएगा? छा। छा के बाद त्रा, ज्ञा, स्रा। ये कैसे बना है ये भी सब बताएंगे। अभी आएगा व्यंजन, अभी हम स्वर में पहुंचने वाले हैं। फिर ये क्या हुआ? डा और ढा, है ना, डा और ढा। तो ये क्या हुआ? द्विगुण या उत्क्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जितने बचे सब क्या है? व्यंजन। क्लियर हुआ कि नहीं? कल पढ़ाया ये सब, अभी स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि कल की चीज को रिवाज है। आज यहां से चालू करेंगे एकदम आराम से। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनको बोलने के लिए स्वर का मतलब होता है स्वतंत्र। स्वर का मतलब क्या होता है? स्वतंत्र। या ऐसे वर्ण को बोलने के लिए जिनके लिए अन्य स्वर की आवश्यकता या अन्य व्यंजन, मतलब जिनको बोलने के लिए किसी अन्य वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती, क्या कहलाते हैं? स्वर। पतंजलि जी ने लिखा है ना, स्वयं राजन्ते स्वरा। स्वर के बारे में लिखा है कि स्वयं राजन्ते स्वरा अन्नबक भवती व्यंजनमती। ये उन्होंने अष्टाध्यायी एक बुक है, वो पाणिनि के द्वारा लिखी गई है, उसमें उन्होंने ये लिखा है। संस्कृत थी ना हमारी मूल भाषा, उसका मतलब है वही। तो उसमें बोल रहे हैं कि स्वर वो है जो स्वतंत्र है, व्यंजन वो है जो स्वर के सहयोग से बनते, जैसे का के साथ अपने आप आ, है ना, तो का, फिर बड़ा का, इसलिए का के 12 रूप हैं।
का, बड़ा का, छोटी की, बड़ी की, छोटा कु, बड़ा कु, का धन उ, कु। समझ में आया? अच्छा बच्चों, स्वर को अभी हम बहुत ज्यादा डिफाइन करेंगे ना, अभी तो आपको एकदम एवं ही बता दिए बस, पर अब डिफाइन होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है जब प्रश्न आता है तो पूछता है कि भाषा में मूल स्वर कितने होते हैं? तो भाषा में मूल स्वर 13 होते हैं। कितने होते हैं? पर वास्तव में स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। कितना है? 11 है। ठीक है। मात्रा के आधार पर कितने स्वर होते हैं बच्चों? तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। बच्चों ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर होता है, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, अब जब हम पढ़ेंगे ना जैसे मात्रा के आधार पे, तो एक और स्वर को बताएंगे जिसको क्या कहा जाएगा? प्लुत स्वर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्लुत स्वर। पर अभी सिर्फ आप ऐसा समझिए कि मात्रा के आधार पे 2 स्वर, ह्रस्व और दीर्घ, यानी एक्चुअली में होगा ये बच्चों कि एक मात्रिक स्वर, द्विमात्रिक स्वर और त्रिमात्रिक स्वर। त्रिमात्रिक स्वर में समय लगेगा भैया, तो भैया के बाद कैसे? अब जाइए भैया को लिखना तो कैसे लिखेंगे? भैया हो गया, भैया सुनना, भैया भैया, देर तक बोलो तो क्या किए? आ गया ये, तो क्या हो गया? चीजें क्या हो गई? खींच गई। तो खींची हुई के लिए कि एक प्रयोग, जैसे इसलिए स्वर की बात करोगे तो ओम क्या है? अपने आप में प्लुत स्वर है, एक ही स्वर है मात्र जो ओम है, जो कि प्लुत स्वर है। नहीं तो फिर क्या होगा? ह्रस्व और दीर्घ। तो ह्रस्व बोले तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ। दीर्घ बोले तो बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, छोटा ए, है ना। अब संयुक्त स्वर भी आप पढ़ेंगे बच्चों। तो कल मैंने आपको बताया था उत्पत्ति के आधार पे स्वर के प्रकार बताया था। तो उत्पत्ति के आधार पे बच्चों स्वर के 2 प्रकार मैंने आपको बताए थे। एक को कहा जाता है बच्चों, देखोगे तो मूल स्वर। मूल स्वर वो जो सबसे पहली बार बने हैं, जो सबसे पहली बार आए हैं, तो क्या कहलाए? मूल स्वर। और एक कौन सा होता है बच्चों? तो संधि स्वर। कौन सा स्वर? संधि स्वर। ध्यान से देखो, दीर्घ स्वर नहीं है, संधि स्वर है। दीर्घ स्वर आएगा मात्रा के आधार पे। तो ये कौन सा स्वर है बच्चों? अरे अभी सब कंफ्यूज हो गए, अभी स्वर अभी तो चालू क्यों ना पढ़ना। अभी टाइप 6-6 7-7 टाइप के अगर स्वर पढ़ लोगे तो कंफ्यूज हो गए, इससे बार बार बोलना। ध्यान दो, कौन सा स्वर लिखा है? मूल स्वर लिखा है। क्या लिखा है? मूल स्वर। और एक कौन सा स्वर है? होता है संधि स्वर। तो संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार। कौन कौन से? तो एक होता है दीर्घ स्वर, एक होता है संयुक्त स्वर। दोनों में अंतर है बच्चों। आ के साथ आ मिलेगा तो बड़ा आ हो जाएगा, तो दीर्घ कहलाएगा। ठीक है। और अगला क्या है? संयुक्त स्वर। जब आ के साथ ई मिलेगा तो ए हो जाएगा। तो आ के साथ सजातीय आ नहीं मिला है, आ के साथ विजातीय ई मिला है, तो क्या हो गया? ए हो गया। समझ आया? दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में अंतर है। ध्यान से सुनिए। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होगी? 4। देखो 4 लिखा है, ए, ऐ, ओ, औ। तो बोलता है, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा? मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर कितने होते हैं? आ, ई, उ, री, 4। ठीक है। फिर पूछेगा सजाती स्वर या दीर्घ स्वर कितने होते हैं? तो आ, ई, उ, एक और होगा बच्चों, ऐ। नहीं, ऐ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसमें होगा वो, अगर ऐसा होगा तो आओ, एक ये हो गया, ऊ धन ऊ हो गया तो बड़ा ऊ हो गया। ठीक है। ए धन ए हो गया तो ऐ हो गया, और आ धन आ हो गया तो बड़ा आ हो गया। अब बताओ कितने स्वर दिख रहे हैं? कितने दीर्घ स्वर कितने दिख रहे हैं? 4। तो ये 4 इसमें भी हुए, 4 इसमें भी हुए। और संयुक्त स्वर कितने दिख रहे हैं? तो ए, ऐ, ओ, औ। 4 इसमें भी है। तो आपको एक चीज दिख रही है, सब में कितने स्वर दिख रहे हैं? अब तीनों को जोड़ मत देना, सर ऐसे में तो 11 स्वर नहीं है, 12 स्वर है। तो भाई ऐ यहां पे भी है, ऐ यहां पे भी है। समझ रहे हैं आप? ठीक है। अब आ और ओ जोड़ के क्या बनाए हैं? औ बनाए हैं। तो मुद्दे की चीज ये है कि आप ये बस समझिए कि जो टोटल दीर्घ स्वर है उनकी संख्या 4, जो संयुक्त स्वर है उनकी संख्या 4, इस तरीके से। अब बच्चों एक चीज देखिएगा, अब हम आज का लेक्चर जहां से स्टार्ट होगा उसको समझते हैं। क्या है? उत्पत्ति के आधार पर मैंने बताया कितने स्वर होते हैं बच्चों? मूल स्वर और संधि स्वर। अब सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है?
मात्रा के आधार पे। तो अब स्टार्ट करते हैं मात्रा के आधार पे स्वर। बच्चों जब मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार की बात करेगा तो मात्रा के आधार पे जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार। तो सबसे पहले उस 3 प्रकार को समझने से पहले हम समझते हैं कि मात्राएं क्या क्या होती हैं। एक चीज समझिए, बच्चा है, ये देखो अगर कोई आ है तो इसमें ना बच्चों सिर्फ अगर आ है तो इसमें एक मात्रा है। क्या है? एक मात्रिक है। क्या है बच्चों? एक मात्रिक है। और इसमें आ और आ मिलकर अगर बड़ा आ हो जाएगा बच्चों तो इसमें कितनी मात्रा हो गई? द्विमात्रिक हो गई। क्या हो गई? द्विमात्रिक हो गई। जो एक मात्रिक होता है बच्चों वो लघु कहलाता है। क्या? लघु या छोटा। क्या कहलाएगा? लघु स्वर। क्या कहलाएगा? लघु स्वर। या क्या होगा? छोटा स्वर। या क्या होगा? ह्रस्व स्वर। क्या होगा? ह्रस्व स्वर। छोटा होगा। हाँ क्या बोले बेटा? कौन बोल रहा? छोटा होता है। वही तो बता रहे हैं। देखिए आ मतलब क्या होता है बच्चों? एक मात्रिक। आ के साथ एक मात्रा है। आ और आ मिलके क्या हो गए? द्विमात्रिक, यानी मात्राएं बढ़ गई। और एक होता है तो पहले तो आ था, फिर उसमें ओ हो गया, फिर उसमें इस तरीके का ये हो गया, माँ के साथ हलंत हो गया। मतलब ये जो हो गया बच्चों ये त्रिमात्रिक हो गया। कैसा हो गया? त्रिमात्रिक हो गया। चीजें बढ़ गई। यानी कि जब मात्रा को हम कंसिडर करते हैं तो हमारे उच्चारण के समय अवधि में समय लगता है। उच्चारण के समय अवधि में समय लगता है मतलब कि आ ई उ ऊ। तो एक में क्या लग रहा है? एक मात्रिक में ध्वनि में क्या लग रहा है? कम समय लग रहा है। और द्विमात्रिक में क्या लग रहा है? ज्यादा समय लग रहा है। तो आपको याद रखना है बच्चों कि जो स्वर है ध्वनि की, ऐसे लिखिए, ध्वनि की समय अवधि के आधार पे, ध्वनि की समय अवधि के आधार पर मात्राओं का निर्धारण होता है। पहला चीज मात्राओं का निर्धारण होता है। क्या बोल रहे हैं बच्चों? ध्वनि की समय अवधि के आधार पे क्या होता है बच्चों? मात्राओं का निर्धारण होता है। या यूं कहो कि एक मात्रा में कम समय लगता है, दो मात्रा में ज्यादा समय लगता है। ठीक है? ठीक है। अब देखिए, अतः मात्रा के आधार पे स्वर 3 प्रकार से होते हैं। मात्रा के आधार पे स्वर कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक ठीक। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर 3 प्रकार कौन कौन से होंगे बच्चों? तो देखिएगा बच्चों, पहला जो स्वर है बच्चों उसको बोलते हैं ह्रस्व स्वर। क्या बोलते हैं? ह्रस्व। किसी किसी किताब में देखो ऐसे, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो ये ह्रस्व, ऐसे मत लिखना भाई, गलत है ये। ध्यान से सुनो, ह्रस्व कैसे लिखते हैं? अरे घुमा, अपने मन से थोड़ी घुमा दोगे। ऐसा वाला नहीं है, ऐसा वाला है, स्रा है, श्रुति वाला स्रा है ना। अभी श्रृंगार लिखना के बोल देगा तो श्रृंगार नहीं लिख पाओगे, गलत। अरे लिखेंगे आप पर 200% गलत लिखेंगे आप। चलिए अभी आगे बताएंगे, अब श्रृंगार भी लिखना सिखाएंगे। ये क्या है? ह्रस्व। दूसरा क्या है बच्चों? दीर्घ स्वर। क्या है? दीर्घ स्वर। और तीसरा क्या है बच्चों? प्लुत स्वर। कितने प्रकार हो गए? सीधा सीधा मात्रा के आधार पे कितने प्रकार हो गए बच्चों? तो मात्रा के आधार पे स्वर के कितने प्रकार दिख रहे हैं? 3 प्रकार दिख रहे हैं, है ना। अब बच्चों ह्रस्व स्वर को ही क्या बोलते हैं बच्चों? लघु स्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
लघु स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु स्वर कहा जाता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में, ऐसा लिख सकते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है। आज स्वर कंप्लीट कर देंगे बच्चों। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है क्या कहलाते हैं? लघु स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाँ, अर्थात एक मात्रा का समय लगता है। क्या लगता है बच्चों? एक मात्रा का समय लगता है। क्लियर हुआ? एक मात्रा का समय लगता है। ठीक है। अब हस्त स्वर में क्या क्या आएगा तो देखिएगा, हस्त स्वर में क्या आएगा बच्चों? उदाहरण। तो क्या आएगा बोलो? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। ठीक है। री। आपको पता है एक बड़ा री भी होता है। बस आप ये जानो कि आ, ई, ऊ, री, ये क्या है? ये बच्चों क्या है? हस्त स्वर है। क्या है? हस्त स्वर। इसको यहां करते हैं, फिर स्लाइड कर देंगे। दिख रहा है उधर से सबको? ठीक है। अब अगला कौन सा है बच्चों? दीर्घ स्वर आया। कौन सा स्वर आया है? दीर्घ स्वर। अच्छा, जिन स्वरों के उच्चारण में बच्चों क्या होता है? जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है, अर्थात दो मात्राओं में लगने वाला समय, दो मात्राओं में लगने वाला समय। ठीक है बच्चों, दो मात्राओं में लगने वाला समय। अगर आप बच्चों बात करोगे एग्जाम्पल की, उदाहरण की, तो अब बताइए दो मात्रा में किस में लगेगा? आ प्लस आ बड़ा, ई प्लस ई बड़ा ई, आ प्लस ई मिला के ए, स्पेशली ऐसे भी ले लो। और दीर्घ स्वर में आ और ई मिला के ए भी होगा, बिल्कुल होगा। हाँ हाँ, इसको समझाते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, समझा देते हैं, दिक्कत नहीं। ठीक है। आ, ई, ए, ओ, और बीच में एक और चीज छूटा है, बड़ा ऊ छूटा हुआ है। ठीक है, आएगा आएगा। आ, ई, उ, ए, ओ और औ। अब बच्चों इसी में से हम संयुक्त स्वर हटाते हैं। संयुक्त स्वर कौन कौन सा है? तो ए, ओ, औ संयुक्त स्वर है। क्या है? संयुक्त स्वर है। तो यहां पे बच्चों थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। ये सही है। यानी दीर्घ स्वर कितने हैं? संयुक्त स्वर कितने हैं? ठीक है। और मूल स्वर कितने हैं? 4। ये तो ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ए और ए का कॉम्बिनेशन हो कि ए ही होता है, मतलब वही होता है।
मतलब तो उसको दीर्घ, मतलब ऐसे देखो क्या है ना, कायदे से अगर मैं ए दोनों साइड आ रहा है तो मैं वही सोचे चल रहा था कि इसमें मैं अगर ए को कंसिडर करता हूं तो क्या होगा, लेकिन अगर किसी चीज को संयुक्त स्वर में रखें तो फिर इसमें नहीं रखेंगे, या तो इसमें रखेंगे तो इसमें नहीं रखेंगे। पर इसकी मूल भाषा जो है, मूल जो प्रकृति है वो ऐसे ही है कि दो विजातीय वर्ण के मिलने से संयुक्त स्वर मिलता है। तो ए प्लस ए होके अय होता, पर अय को तो हमने संयुक्त में रख लिया है तो दीर्घ में नहीं रखना। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूं? वही चीज को मैं पहले रख रहा था तो मैं बोला कि शायद सही नहीं, फिर मैंने एग्जाम्पल देखा तो ऐसा ही। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अब ये बना कैसे, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको दीर्घ और संयुक्त वाला जो हिसाब है ना बच्चों, वो कंफ्यूज नहीं होगा। देख लीजिए, आपको पूरा क्लियर कर देते हैं। पहले मान लीजिए बच्चों लिखा है, क्या लिखा है पहले आ, फिर क्या लिखा है बच्चों ई, फिर क्या लिखा है ऊ, फिर क्या लिखा है ए, फिर क्या लिखा है ए, फिर क्या लिखा है ओ, फिर क्या लिखा है औ। दिख रहा है आपको? अब समझिएगा, इससे ना संधि का कॉन्सेप्ट भी बता ऐड कर देंगे, संधि का चीज ही बता देंगे। सुनिएगा ध्यान से बच्चों, आ और आ मिलके क्या बनाया, आ और आ मिलके क्या बनाया बच्चों, बड़ा आ। ई और ई मिलके क्या बनाया, बड़ी ई। आ और ध्यान से सुन, ऊ और ऊ मिलके क्या बनाया बच्चों, बड़ा ऊ। ऊ और ऊ मिलके क्या बनाया, बड़ा ऊ। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहां पे क्या हो रहा है, आ मिल गया। अब पहले तो आ मिल गया, ई मिल गया, ऊ मिल गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है बच्चों, अब ना ऐसे हो रहा है, आ ई ऊ, पहले इससे जोड़े फिर आ को इससे जोड़े। क्या बोल रहे हैं, पहले आ को किससे जोड़ रहे हैं, हाँ ई से जोड़ रहे हैं, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो आ से ई जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा। तो अब देखिएगा, आ से क्या हुआ, ई जोड़े, किसको जोड़े बच्चों, ई जोड़े, तो क्या बना, ए। अब ये जो ए है ना, जो आप पूछ रही थी, ये सही चीज ये ऐसे होगा, तब ये ऐसे बनता है। आप कैसे कर रहे थे, तो ऐसे नहीं होगा। आ अपने साथ, मतलब दो मात्रात्मक चीजें एक साथ नहीं हो सकती। समझ आया, आप समझ आया। तो आ के साथ क्या जोड़ रहा है बच्चों, ए जोड़ रहा है, तो क्या हो गया, ए। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं। क्या बोले, आ के साथ आ जुड़ा तो बड़ा, ई के साथ ई जुड़ा तो बड़ी, ऊ के साथ ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ। अब ए कैसे आ रहा है, तो आ के साथ पहले ई जोड़ रहे हैं, फिर अगले बार आ के साथ ऊ जोड़ेंगे। यहाँ पे आ के साथ क्या जोड़ दिए, ऊ जोड़ दिए, तो क्या आ गया, ओ आ गया। तो आ के साथ आप क्या जोड़ रहे हैं, ओ, तो क्या आ गया, ओ आ गया। पहले इतने को समझिए, इसमें अभी और बताएंगे। ये समझ आया कि नहीं आया, ध्यान से देखिए। आ के साथ क्या जुड़ा है, ई, तो क्या बना है, क्या बना है, ए बना है। आ के साथ क्या जुड़ा है, ए, तो क्या बना है, हाँ। आ के साथ फिर क्या जुड़ा है, ऊ। ठीक है, अब इसी में दोनों साइड देखिए। अब इधर आप मान लीजिए एक बार के लिए बड़ा आ लिख दीजिए और इधर बड़ी ई लिख दीजिए। क्या लिख दिए, बड़ा आ लिख दिए और इधर बड़ी ई लिख दिए। इधर क्या लिख दिए, इधर बड़ा आ लिख दिए और इधर ए, छोटा है इससे होगा ए। तो ये इधर क्या हुआ, फिर आ के साथ क्या लिख दिए, बड़ा आ लिख दिए और बड़ा ऊ लिख दिए। ठीक है, इसीलिए एक एक करके होता है, दोनों को स्लैश करके वहीं बता दो नहीं। फिर आ के साथ क्या है, ओ है, तो आ के साथ मैंने क्या लिख दिया, समझ आया। किसी भी कंडीशन में जो लिखा है वही बनेगा। तो आ के साथ पहले किसको जोड़े, ई को जोड़े, तो आ के साथ ई जोड़े तो क्या बना, ए। आ के साथ ऊ जोड़े तो क्या बना, ओ। तो आप इस चीज को ऐसे समझो कि जब आ ई बना होगा तो कैसे बना है, तो पहले आ बना, फिर आ के बाद बड़ा आ बन गया, आ जोड़ने से, फिर क्या हुआ, ई बना, ई के बाद फिर क्या बन गया, बड़ी ई बन गया, फिर क्या बना, ऊ बना, ऊ से क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। अब मामला रुक गया। इसके बाद जब मामला रुक गया इसके बाद तो ऐसा किया गया कि आ को किससे जोड़ दिया गया,
ई से जोड़ दिए, आ को ई से जोड़े तो क्या बन गया, ए आ गया। बोले ए तो ठीक है, अगर ए में आ जुड़ जाए, क्योंकि ये मूल स्वर है, अरे जुड़ेगा ना, फिर बेसिक चीज से फिर वापस से जोड़ो, आ ई उ री, यही मूल स्वर है, इसी में चीजें जुड़ जुड़ के बनेंगी। तो आ के साथ क्या जुड़ा, ई जुड़ा, तो क्या बन गया, ए। अब क्या हुआ बच्चों, आ के साथ क्या जुड़ रहा है, ऊ जुड़ रहा है, तो क्या बन जा रहा है फिर से नया शब्द, ओ। क्या बन जा रहा है, ओ। क्या बन जा रहा है, ओ। अब ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसा हुआ। अब इसमें क्या जुड़ गया बच्चों, इसमें क्या जुड़ गया, फिर जैसे ऊ के साथ ऊ जुड़ा तो बड़ा ऊ, लेकिन इसमें ए के साथ क्या जुड़ रहा है, आ जुड़ा, आ जुड़ा तो क्या बन गया, ए। ओ के साथ क्या जुड़ा, आ जुड़ा तो क्या बन गया, ओ। समझ पा रहे हैं, और ऋषि भाई तो अपना अलग से है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तो नीचे क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ऊपर 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 स्वर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये क्या हो गया, ये बच्चों मात्रा के आधार पे स्वरों के प्रकार में 2 प्रकार हो गए, अभी तीसरा प्रकार हमारा बाकी है। तो तीसरा प्रकार जो है बच्चों वो प्लुत स्वर का है, किसका है, प्लुत स्वर का। तो तीसरा जो प्रकार होता है बच्चों वो किसका होता है, प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, तो लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं, जिनके उच्चारण में अत्यधिक समय लगता है। उदाहरण क्या है बच्चों, ठीक है, ठीक है। अच्छा इसको बच्चों और क्या बोलते हैं, एक चीज और बोलते हैं इसको, त्रिमात्रिक त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, त्रिमात्रिक स्वर, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। होपफुली सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो मात्रा के आधार पे स्वर के प्रकार थे बच्चों। अब जीभ के प्रयोग के आधार पे, इसमें एक आध दो चीजें और बताएंगे बच्चों। ठीक है, इसी टेबल चार्ट को और अच्छा करते हैं, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, और अच्छा करने वाले हैं। तो क्या मैं इसको समझने में, आप ये समझो तो क्या मैं इसको ऐसे मिटा सकता हूं, और इसी चार्ट को थोड़ा सा और समझते हैं। इसी से मैं संधि का बेस तैयार कर देता हूं। संधि जो हम पढ़ेंगे ना,
देखो आपको बार बार ये समझना होगा कि मेरी चीज को शब्द सह लिखो। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि भाषा 3 चीजों से बनती है, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो मैंने पहला चीज क्या बताया था? वर्ण। वर्ण के अंदर ही हम क्या पढ़ने वाले हैं? संधि। अरे वर्ण के सामने संधि खींचा था, तो उसी चीज को संधि का भी बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। आ के साथ आ जुड़ा, ई के साथ ई जुड़ी, ऊ के साथ ऊ जुड़ा, तो ये बच्चों कहलाया स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि का प्रकार। किसका प्रकार हुआ? दीर्घ स्वर संधि। वर्णों के सहयोग को संधि कहते हैं, और वर्णों में सेम सजातीय वर्ण, आ के साथ आ, ई के साथ ई, ऊ के साथ ऊ हुआ, तो वो बेस बन गया दीर्घ स्वर संधि का। किसका बेस बन गया? दीर्घ स्वर संधि का। स्वर संधि भी तो 5 प्रकार की होती है ना, है ना? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, यण स्वर संधि, ये सब संधियां हैं। ठीक है, पहला समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्लियर हुआ? अरे हाँ ना, ठीक है। अब क्या दिख रहा है? आ के साथ क्या दिख रहा है बच्चों? ई। आ के साथ ई जुड़ के क्या बना है? ए। आ के साथ ई जुड़ के क्या बना है बच्चों? ए। और फिर आ के साथ ऊ जुड़ के क्या बना है? आ के साथ ऊ जुड़ के क्या बना है? ओ बना है। दिख रहा है? आ के साथ ऊ जुड़ के क्या बना है? ओ बना है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं बच्चों। दोनों क्या है? अलग अलग चीजें हैं। तो ये सुनिएगा, समझिएगा। पहले तो ये और ये क्या बोल रहे हैं? आ के साथ ई और आ के साथ ऊ। आ का मेल हुआ ना। आ का पहले क्या बना है? ई के साथ ए और आ के साथ ओ। तो बच्चों ये और ये एक ही लाइन में है। अरे रखा है ना एक ही लाइन में, है ना? समझिएगा भाई, फॉर्मूला बनाया हमने जानबूझ के कि आ के साथ क्या रखा है? ई को बना के ए बनाया, आ के साथ ऊ को बना के ओ बनाया। तो बच्चों ये दोनों ही कंडीशन में जो संधि होगी, वो संधि का जो प्रकार होगा वो वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है, कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। और बच्चों इसके अलावा जो रेस्ट ऑल बच गया है वो क्या होगा? गुण स्वर संधि। ये गुण स्वर संधि होगी, गुण स्वर संधि। और इसके अलावा एक फॉर्मूला और बना लेते हैं, वो ये है कि ये ए के साथ आ और आ बड़ा मिला, ओ के साथ आ और बड़ा आ मिला, तो ये क्या होगा बच्चों? ये होगा वृद्धि स्वर संधि। क्या होगा ये? वृद्धि स्वर संधि। ध्यान से सुनिएगा, संधि के फॉर्मूले को अटैच करने का प्रयास कर रहे हैं। आ के साथ आ मिला तो क्या बना? बड़ा। ई के साथ ई मिला तो बड़ी ई, ऊ के साथ ऊ मिला तो बड़ा ऊ। क्या कहलाया? दीर्घ स्वर संधि। क्या कहलाया? दीर्घ स्वर संधि। जब आ के साथ ई का संबंध हुआ, आ के साथ ई का संबंध हुआ, तो ये क्या बनाएगा? ये क्या बनाया? ये क्या बनाया बच्चों? क्या बनाया? ए बनाया। तो ए क्या होगा? तो बच्चों एक गुण है, गुण में परिवर्तित हो गया, नया चीज बन गया। ये उसका गुण था। आ के साथ ई जुड़ा तो क्या बन गया? ए बन गया। तो कौन सा संधि? गुण स्वर संधि। और आ के साथ ही संबंध देखो, एक बार ई के साथ देख लिए, एक बार ऊ के साथ देखो, तो आ के साथ ऊ का देखे तो क्या बन गया? बड़ा ऊ। तो क्या कहलाया? गुण स्वर संधि। अब ए जो बना, ये बना था, इसमें बड़ा आ जोड़ दिया, आ जोड़ दिया, ओ में बड़ा आ और आ जोड़ दिया, तो क्या बन गया? इसका बड़ा रूप बन गया। तो क्या हो गया? वृद्धि स्वर संधि। इसमें वृद्धि हो गई, है ना? हमने उल्टा लिख दिया था अभी, इसमें वृद्धि हो गई। क्या कहलाएगा? वृद्धि स्वर संधि। क्लियर हुआ? है ना? अब संधि के जब आप प्रकार पढ़ोगे तो 5 प्रकार जब पढ़ोगे तो उसमें 3 प्रकार तो आपका यहीं पे क्लियर हो गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों। अनैच्छिक क्रिया समझते हैं आप लोग? तो देखिए, हमने उत्पत्ति के आधार पे देख लिया बच्चों
मात्रा के आधार पे देख लिया। तीसरा क्या है, जीवा के प्रयोग के आधार पे देखना चालू कर रहे हैं, है ना। हमने ऐसे डिवाइड किया है, एक एक बेसिस पे देखते हैं ना। तो तीसरा क्या है, जीवा के आधार के प्रयोग, यानी जीव के प्रयोग के आधार पे। तो जीव बना लेते हैं तब तो। सॉरी, आपकी जीभ तो लाल है। ऐसा समझिएगा, है ना। देखिए बच्चों, ये ना आपका तालु है। क्या है आपका तालु? तालु समझते हैं? बता रहे, जैसे ही आपका ये आपका दांत है, दांत से आप जैसे गए तो ये पूरा क्या है, आपकी जीभ है। ये क्या है, ये अग्रभाग हुआ। ये क्या हुआ बच्चों, अग्रभाग, अगला भाग। ये क्या हुआ, मध्य भाग। और ये क्या हुआ, पश्च भाग, है ना। तो ऊपर ये नीचे आपसे समझिए कि ये इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर है जिसमें जीभ है। जीभ में ये अग्रभाग हुआ, ये मध्य भाग हुआ, ये पश्च भाग हुआ। इस जीभ के ऊपर क्या है, तालु है ना। जीभ के ऊपर क्या, तालु है। और तालु के बगल में क्या है, दांत है। और दांत के ही बगल में क्या है, ओंठ है। तो ये समझिएगा। अब कैसे, अब अपने मन से, मेरा मन नहीं कर रहा कि स्वर को मैं कैसे भी बांट दूं। कोई भी चीज का प्रकार हुआ तो उसका कोई ना कोई तरीका होगा, है ना। तो एक होता है ओंठ के आधार पे, किसके आधार पे, ओंठ के आधार पे। एक होता है दांत के, दंतव्य, दांत के आधार पे। एक होता है तालु, तो तालव्य, तालु के आधार पे। एक होता है जीभ, तो जीभ के आधार पे। एक होता है बच्चों कोकल, दो नाक की नली जुड़ी होती है, कोकल, है ना। यहां से मुख और नाक, तो ये पूरा मुख हो गया। और ये क्या हो गया बच्चों, नाक, अनुनासिक, चंदा, चांद, है ना। ऐसा तो अपने आप क्या, किसका उपयोग हो रहा है ना। तो यहाँ पे अनुनासिक, तो ये आपको याद रखना है, नाक का, मुख और नाक दोनों का प्रयोग हो रहा है ना। और बच्चों यहीं से ना फिर और समृद्ध और विविध का कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें मुख के खुलने के आधार पे या मुख से निकलने वाली हवा के आधार पे कैसे हम स्वरों को उच्चारित करते हैं। ये समझ पाएगी नहीं पहले क्या हुआ, ये ओंठ का, ओंठ की प्रकृति के आधार पे, दांत की प्रकृति के आधार पे तालु, जीभ, मुख और नाक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, ये दांत और तालु जो है ये मिक्स करके भी अभी तो बता देंगे स्वर, लेकिन कुछ कुछ स्वर ही ऐसा होगा और कुछ भी कैसा होगा कि दांत और तालु दोनों हो जाएगा ऐसा, या कंठ या ये हो जाएगा, मिक्स टाइप का होगा। तो आप सब चीज को समझिएगा। तो अभी मैं आपको बेसिक फंडा बता दिया। अब मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, मात्रा में तो मात्रा दिख रही थी, अब हम अलग अलग चीजों का प्रयोग करेंगे इसलिए। तो पहला बच्चों जीभ के आधार पे, किसके आधार पे, जीभ के आधार पे, या ऐसे लिखो जीवा के प्रयोग के आधार। स्वर के प्रकार। तो जीभ के कितने हिस्से दिख रहे हैं बच्चों, अरे जीभ के कितने हिस्से दिख रहे हैं, 3 हिस्से दिख रहे हैं। तो एक कैसा दिख रहा है, अग्रभाग दिख रहा है, एक मध्य भाग दिख रहा है, एक पश्च भाग दिख रहा है। तो कितने तरीके के स्वर होंगे, 3 तरीके के स्वर होंगे। ठीक है, 3 तरीके के स्वर होंगे। तो 3 तरीके के स्वर में क्या होगा बच्चों, पहला जो है वो अग्र स्वर, दूसरा जो है वो मध्य स्वर, और तीसरा जो है बच्चों वो है पश्च स्वर। अभी मैं इसको याद करने का तरीका तक बताऊंगा कैसे रटना है,
एक बार में याद हो जाएगा, भूलोगे नहीं। ठीक है, अब देखो बच्चों, हमेशा याद रखना कि आप मध्य स्वर, जो भी पहले मैं लिख देता हूं कि मध्य स्वर में क्या है, तो मध्य स्वर में हमेशा जीवन में सबसे अच्छा चलना क्या होता है, मध्यम मार्गी चलो। तो ऐसे याद रखना कि जो स्वर की शुरुआत होती है वो आ से होती है, और आ हमेशा मध्य में रहने का प्रयास करता है, क्योंकि वो मूल स्वर है, वो किसी भी एक पक्ष की तरफ नहीं जाएगा। तो पहला क्या है, आ। क्या है, आ। तो याद रखना मध्य स्वर क्या है, आ। अब एक बेहतरीन चीज बताते हैं, पश्च स्वर क्या है, और पश्च स्वर के अलावा अग्र स्वर क्या है, याद करना पड़ेगा। तो पश्च स्वर में ऐसे, चलो पहले मैं लिख देता हूं फिर समझना, या इसको नंबरिंग, पहला वाला इसको ऐसे ऐसे करते हैं, ये क्या है पहला, ये क्या है दूसरा, ये क्या है बच्चों तीसरा। अब बताओ, आ अनार के मीठे दाने से लेके औ औरत तक कितने बार तीन आएगा, तो सुनिएगा, आ आम को चूस के खाना, तो तीन आया, ऊ में तीन आया, बड़ा ऊ में तीन आया, अरे आएगा, तीन तीन लिखना, तीसरे नंबर का तो तीसरे नंबर लिखा आएगा, फिर तीन आया ओ में, तो ओ में आओ भी रख देते हैं, दिक्कत क्या है। आयोग हुआ है, तो देखो वो स्वर है ही नहीं। तो ये देखो, बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ये सब कैसे स्वर हैं, स्पष्ट स्वर। जीव के प्रयोग के आधार पर कैसा स्वर है, स्पष्ट, है ना। शानदार ट्रिक, याद रखने क्या करोगे, जुगाड़ लगा लगा के याद करता है आदमी। ठीक है, अब इसको याद करोगे क्या, इसको याद नहीं करना, अरे जो बच गया वो इधर है, तो क्या बच गया, आ हो गया, ई ऊ तो है नहीं, ए, और क्या बच गया, कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी ऐसे होगी, यहां पे लास्ट खत्म होगी कि अग्र स्वर कितने हैं बच्चों, 5। ये कहानी का अंदर, आ कितना है, मतलब मध्य स्वर कितना है, 1, और पश्च स्वर कितने हैं, 5। तो 5 5 1। तो इसी डायग्राम को जब आप बनाओगे, जब इसी में आप और अच्छा बनाओगे, तो बच्चों थोड़ा और बड़ा बना लेना, ये 5, ये 1, ये 5, ऐसा करके लिख लेना, तो आपको कोड याद रहेगा, उससे आपका काम हो जाएगा। बड़ा दिमाग लगा लगा के पढ़ाना पड़ता है, बच्चा याद नहीं करता, और तुम लोग पूरे घोड़ समझते हो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो जा रहे हो, गोट हो जा रहे हो तुम लोग। अब बच्चों, मुख द्वार का खुलना या मुख द्वार का बंद होना, ये किस चीज पे निर्धारित होता है, तो इसी डायग्राम को हम आगे और बढ़ाते हैं, और अब अगले प्रकार की चलते हैं कि मुख के द्वार के आधार पे या तालु के आधार पे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसी को, मुख द्वार या तालु के आधार पे स्वरों के प्रकार। तो मुख द्वार या तालु के आधार पर स्वरों के प्रकार। आप मेरे साथ बने रहिए, आपको भी चीजें पूरी कंप्लीट हो जाएंगी। बस ये है शर्त, ये है, समझ तब आएगा जब डेली का काम डेली होगा, है ना। मैं आज रिवाइज करा दिया, मेरा कितना घंटा खराब हुआ है, कम से कम 15 से 20 मिनट मेरा खराब हुआ, है ना। आप रिवाइज करके आएंगे, मैं आपको अगले दिन फिर पढ़ाऊंगा, मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन उम्मीद करूंगा कि आपसे पहले प्रश्न बताऊं। तो क्लास का क्या नियम है, पहले आऊंगा तो 10 मिनट पहले पूछता हूं,
उसके बाद रिकॉर्डिंग चालू करते हैं हम लोग, फिर पढ़ते हैं। 10 मिनट आपको 10 मिनट के लिए तैयारी करके आना है। अब फिर ऐसा हो जाएगा कि रिकॉर्डिंग के दौरान भी पूछना चालू करेंगे और नाम ले लेके बोलेंगे कैसे भावना, आज तुम पढ़ के नहीं आई हो क्या, फिर उधर जाएगा। तो कैसी बेइज्जती? ऑनलाइन बेइज्जती। तो बच्चों आपको क्या दिख रहा है? मुख्य द्वार के खुलने के आधार पे या तालु के आधार पे, है ना। तो देखो एक बार या तो मुख खुलेगा या तो बंद होगा, है ना। तो आप ऐसे समझिएगा कि दो चीजें होती हैं। तो यहां पे मैं पहले इंग्लिश में लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए। क्या हुआ? ओपन, अरे समझ में आया। क्लोज, ये भी समझ में आ गया, ठीक है। इसी से हाफ ओपन हो सकता है क्या? अरे बोलो, हो सकता है सर, सब हो सकता है। अब इधर से क्या हुआ? दिख रहा है मुख का द्वार या तो खुलेगा या तो कम खुलेगा, ठीक है, या बंद होगा या तो पूर्णतया बंद होगा। इसको हिंदी में क्या क्या कहते हैं इस चीज को समझिएगा। क्लोज मतलब होता है समृद्ध। क्या होता है बच्चों? समृद्ध। क्लोज मतलब क्या होता है? यहां पे होगा समृद्ध। क्लोज मतलब क्या होता है बच्चों? समृद्ध। और हाफ ओपन मतलब क्या होता है? अर्ध समृद्ध, आधा। सॉरी, हाफ क्लोज मतलब क्या होता है? समृद्ध में अर्ध समृद्ध, ठीक है। ये क्या हुआ बच्चों? विवृत। अबे पहले शब्द तो समझ लो, तब तो अंदर का चीज समझ में आएगी, वही नहीं समझ में आता लोग। और ये क्या है? अर्ध विवृत। क्लियर हुआ कि नहीं? समृद्ध और अर्ध समृद्ध, विवित्र और अर्ध विवित्र। अब देखो ऐसे समझना, जीभ है, अब समझो ध्यान से सुनो, जीभ है और तालु है। जब जीभ ना तालु को पूरी तरीके से क्लोज कर देगी तो क्या होगा? क्लोज। और जीभ तालु को पूरी तरीके से नीचे ओपन कर देगी, खोल देगी, तो क्या होगा? ओपन। अगर तालु और जीभ के बीच हाफ रिलेशन है, चाहे क्लोज का चाहे ओपन का, तो अगर हवा निकल जा रही है किसी चीज को बोलने में बाहर की तरफ, तो वो क्या कहलाएगा? हाफ ओपन। और हवा नहीं निकल रही है लेकिन अंदर की तरफ तालु टच भी नहीं हो रहा है, तो क्या कहलाएगा? हाफ क्लोज। अरे हाफ ओपन और हाफ क्लोज में कंफ्यूजन है। बंद हुआ तो समझ में आया, खुला तो समझ में आया। भैया एक में हवा निकली, एक में हवा रुकी, पर एक में हवा आधी बाहर निकली और एक में हवा आधी निकली नहीं, अंदर ही रह गई, तो क्या होगा? अर्ध समृद्ध। समझ आया कि नहीं आया? तो मुख से हवा के निकलने के आधार पे हम स्वरों को 4 तरीके से डिवाइड करते हैं। अरे इजी है यार, काहे इतना टेंशन ले रहे हो? सबसे पहले हम पढ़े उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे मूल स्वर पढ़े और संधि स्वर पढ़े। संधि स्वर में 2 चीज पढ़ लिए, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर पढ़ लिए। फिर हम पढ़ लिए मात्रा के आधार पे। मात्रा के आधार पे 3 स्वर पढ़े, है ना, दीर्घ स्वर, लघु स्वर और प्लुत स्वर पढ़े। अब फिर हम किसके आधार पे पढ़े? जीभ के प्रयोग किया। तो ये डायग्राम याद रखो ना, इससे काम हो जाएगा। जीभ मतलब 5 1 5 5 1 5 अग्र मध्य पश्च, और एक जो है वो हमेशा एक, हमेशा ए हमेशा नंबर 1 रहता है। तो ए मध्य में आया बीचों बीच ए, और इधर क्या हुआ? 3 3 3 वाला। तो बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ औ। और इधर क्या हो गया? ये। फिर इसके बाद क्या है? ये समृद्ध और विविध का कॉन्सेप्ट। तो हाफ क्लोज में क्या होगा? अर्ध समृद्ध, और हाफ ओपन में क्या होगा? अर्ध विविध, ठीक है। तो देखो अब इसको ऐसा लिखते हैं कि मैं सिर्फ छोटा छोटा डेफिनेशन लिखा। जिन स्वरों के उच्चारण में, सुनते चलना बस, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख से हवा पूर्णतः निकल जाती है, विवृत कहलाते हैं।
जिन स्वर के उच्चारण में मुख से हवा क्या होती है बच्चों, पूर्णतः निकल जाती है, अर्थात मुख द्वार क्या होता है, पूरा खुलता है। तो इसमें क्या होता है, मुख द्वार पूरा खुलता है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, विविध कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अरे बोलो ना, विविध कहलाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। अब जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार थोड़ा खुलता है एवं हवा बाहर निकलती है, क्या कहलाएगा बच्चों, अर्धविवृत, अर्धविवृत कहलाता है। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ और एवं तालु पूर्णतः बंद हो जाते हैं, उन्हें संवृत कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, अर्ध संवृत कहलाते हैं। चलिए अब याद कैसे रखेंगे, इसी का भाई है, इधर क्या है मध्य में छोटा है ना। तो अब चालू करते हैं। अब मुंह आपको ओपन करना है, तो ध्यान से सुनो इधर सभी लोग, नहीं तो नहीं समझ आएगा, फिर नहीं वो याद वाद रहेगा नहीं, पूछूंगा तो दांत नहीं पोतोगे, बोले नहीं पढ़ के आया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि आ में थोड़ा सा मुंह खुला और बड़ा आ में ज्यादा मुंह खुला? तो एक मैं छोटे आ को, मेरा मन कर रहा है कि मैं छोटे आ को यहां रखूं, मेरा मन कर रहा है कि मैं छोटे आ को यहां रखूं, तो मेरा मन सही कर रहा है क्योंकि थोड़ा सा मुंह खुल रहा है आ, तो मेरा मन किया कि बड़े आ को यहां रख दूं। क्लियर हुआ कि नहीं? आ फिर क्या हुआ, ई बोल के देखो, ई, तो ई कहां से निकला, अंदर से निकला भाई, अंदर से ई निकला, उ अंदर से निकला, ई उ अंदर से निकला, मुंह ओपन नहीं हुआ, मुंह क्लोज था लेकिन अंदर से निकला, तो वो डाल दिया। ठीक है भाई सर एकदम सही बोल रहे हैं आप, उदाहरण कर देते हैं, हमने आपके हिसाब से चला, और ई उ
उ उ, इसमें कोई गड़बड़ी देखो, अ आ ई उ ऊ, अंदर ही अंदर, ठीक है। अब क्या आया देखो, ए ओ, ए ओ, दो तरीके की चीज है, ए ओ। तो ए और ओ जो है बच्चों वो क्लोज में ही है, ए ओ, ए ओ। ए बाहर निकल गई हवा, हवा बाहर निकल गई, ओ बाहर निकल गई हवा, ओ, ओ में समृद्ध के अंदर थोड़ा सा मुंह ओपन हुआ, तो मैं बताया ना अक्सर कंफ्यूजन किस में होता है, अर्ध समृद्ध और अर्ध विविध में, है ना। आ बड़ा आ छोटा ई छोटा बड़ा ई छोटा ए बड़ा ए, उसमें जो है ना उसमें देखना कि छोटा आ और बड़ा आ में कोई दिक्कत नहीं, आ ई उ ऊ। अब आया किसकी बारी, ए की, तो ए कहां से बनता है, आ और ई से, तो भाई देखो ना, अरे समझो वापस से सुनो, किसे बनता है, ए आ और ई से। अब भाई इन दोनों का मामला आ गया, आ ई से क्या बना, ए बना, तो ए क्लोज होगा कि नहीं, ये भी आधा खुला है और ये पूरा क्लोज है, तो आ ई से क्या बना, अरे सब तो समझ जाओ, और आ और ऊ से क्या बना, ओ। अरे तो भाई इधर भी तो आधा खुला है और इधर पूरा बंद है, तो इन दोनों के सहयोग से ये बन रहा है, तो ये दोनों नहीं भूलेगा, ए और ओ। मैं आपको ना भूले वो बता रहा हूं, आ के साथ ई का जहां संबंध हो रहा है तो ए बन रहा है, और आ के साथ ही ऊ का जहां संबंध हो रहा है तो ओ बन रहा है। नहीं याद आता है तो बच्चों याद रखिएगा, इधर देखिए, आ के साथ ई जुड़ा तो क्या बना, ए। तो गुण स्वर संधि वाले, गुण स्वर संधि वाले कहां चले गए हैं, अर्ध समृद्ध में। थोड़ा सा दिमाग लगा लो, ऐसे जोड़ के पढ़ोगे तो याद रहेगा, है ना। तो गुण स्वर संधि वाले कहां चले गए, अर्ध समृद्ध में, ए ओ। मतलब एक बस बता रहा हूं तरीका। और वृद्धि स्वर संधि वाले कहां जाएंगे, यहां, तो क्या होगा, ए ओ। क्लियर हुआ कि नहीं, मैंने तो ऐसा हिंदी नहीं पढ़ा था, पर आप ऐसा हिंदी पढ़ ले रहे हो। क्लियर हुआ कि नहीं एक एक चीज, ठीक है। आ ई उ ऊ, आ ई ए, आ उ ए ओ। फिर अब ज्यादा देर तक समय लगेगा, तो ए आओ, ठीक है। अब ओठ की स्थिति के आधार पे आप अपने ओठ को एक बार गोल करो, एक बार आधा गोल करो, या गोल मत करो। तो जब गोल करोगे तो उसको बोलते हैं वृत्तमुखी, क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी। और एक जब आप का ओठ गोल नहीं होता है तो वृत्त, अबे गोला बनाना है, गोला, वृत्त मतलब गोला, तो कैसे करते हो, ऊ ऊ ऊ ओ आ, सब में गोल बना है। अब ए बोलो, ए, ओठ गोल बना नहीं, ए बोलो, ए गोल बना, आ बोलो, आ नहीं बना, बड़ा आ बोलो, तो आ बड़ा आ ए, इसमें मुंह क्या होता है, गोल नहीं बन रहा है। अरे आ ई ए री, इसमें मुंह गोल नहीं बन रहा है। लेकिन ओ बड़ा ओ बड़ा आओ, सब में क्या हो रहा है, ओठ गोल बन रहा है। तो ओठों की स्थिति के आधार
ओठों की स्थिति के आधार पर स्वरों के प्रकार बच्चों सीधे तरीके से, कितने तरीके से? दो। कितने तरीके से? दो। पहले वो क्या बोलेंगे बच्चों? क्या बोलेंगे? अभी मैंने आपको बताया था वृत्तमुखी और अवृत्तमुखी। तो पहले हम लिखते हैं अवृत्तमुखी, जिसमें मुंह गोल नहीं बन, ओठ गोल नहीं होता, तो अगोलित बोलते हैं। अगोलित, अबे गोल नहीं है, अगोल, गोल का उल्टा अगोल, तो अगोलित क्या बोलते हैं? अगोलित। ठीक है, क्या हो गया? अगोलित। और दूसरा वृत्तमुखी, क्या हो गया दूसरा बच्चों? वृत्तमुखी। इसको क्या बोलेंगे? गोलित। ओठ क्या हो गया है? गोल हो गया। तो ओठों की स्थिति के आधार पे क्या हुआ? ओठों की स्थिति के आधार पे बच्चों, तो ये अगर अवृत्तमुखी है तो इसमें अगर बात करोगे तो इसमें आ गया आ, फिर बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, ए, ओ आएगा क्या? नहीं, री आएगा। अब देखो, जिसमें इसमें ओठ की आकृति क्या हो रही है? गोल हो रही है। तो देखिएगा इसमें क्या आएगा? तो इसमें आएगा बच्चों, सबसे पहले आएगा ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर ओ, फिर आओ। ठीक है, तो इधर अब देखो, हमको पता है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। तो 4 इधर से हो गए, तो इधर से बच्चों कितने होंगे? अच्छा एक चीज बताऊं बच्चों, इसको कोकल बोलते हैं, कोकल। अरे कौआ काव काव, काव कहां से करता है? अलही जीवा, कौवे अंदर, यहां से काव, जहां से जीभ खत्म होने वाली, तो कौवे जहां से कोकल स्थिति, क्या बोलते हैं? कोकल स्थिति, यहां से। तब देखो, अब अगला जो होने वाला है अलिजीवा के आधार पे, यानी कि अलिजीवा बोले तो कंठ के आधार पे हम अलिजीवा लिखेंगे। जीभ के एकदम अंतिम भाग अलिजीवा और नाक, अलिजीवा के आधार पे। बच्चों अलिजीवा के आधार पे बात करोगे तो एक होता है नासिक सर, अनुनासिक बोलना चाहिए। तो क्या होता है? बिना नाक के अनुनासिक। ठीक है, ये ऐसे बच्चों, निर प्लस अनुनासिक, ये जब जब ऐड हो जाता है ना तो रा और ये के एक साथ हो जाते हैं तो रा बस हो जाता है, तो निर्नुनासिक। ठीक है, निर्नुनासिक। और दूसरा है बच्चों अनुनासिक। दूसरा क्या है? निर्नुनासिक और दूसरा अनुनासिक। अच्छा बच्चों, जिन स्वरों के उच्चारण में ना पूरी मुख से हवा बाहर निकल जाती है और नाक का प्रयोग नहीं होता है, तो क्या लिख रहे हैं? सीधा सीधा बच्चों समझिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा पूर्णतः मुख से बाहर निकल जाती है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा पूर्णतः मुख से बाहर निकल जाती है, मुख से बाहर निकल जाती है एवं नाक का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है, नाक का प्रयोग नहीं होता है ना, निर्नुनासिक कहलाते हैं। कहलाते हैं।
समझ में आया? जिन स्वरों के उच्चारण में हवा पूर्णतः मुख से बाहर निकल जाती है और नाक का प्रयोग नहीं होता है, निरनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा बाहर नहीं निकलती एवं मुख और नाक का प्रयोग होता है, क्या कहलाते हैं बच्चों? अनुनासिक कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, देखिएगा बच्चों, आ, बड़ा आ, छोटा ई, बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। इसमें री नहीं है तो री को हटा दो, री है ही नहीं। अब इसी में उदाहरण, अनुनासिक हो तो कैसे होगा बच्चों? चांद, चा के साथ क्या आ गया? आ गया, चांद। सब में किसका प्रयोग हो रहा है? चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा, तो क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अनुनासिक कहलाएंगे। अच्छा बच्चों, जब ऐसा हो, ई के साथ ये प्रयोग होना होता हो, ये कैसे होगा? तो देखो, इसको ऐसे होता है, अबे एक चीज कर दिए, तुमको पता भी नहीं चला। ध्यान दो इधर, ई के साथ अगर चंद्र बिंदु आया तो क्या होगा? हाँ, ई के साथ बिंदु। आपने वो मूवी देखी है यार, एक ऋतिक रोशन की मूवी थी जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ थी, जिसमें ऋतिक रोशन को पैरालिसिस रहता है। मूवी याद नहीं आ रही है, क्या नाम है? हाँ, गुजारिश, शायद बहुत 2008-9 में देखा है मैंने। तो उसमें एक गाना है कि तेरा जिक्र है, हाँ जिक्र है, तो जा के साथ जो जिक्र लगाते हैं, तो जाके जब उर्दू आप पढ़ते हो तो जा के नीचे एक बिंदु लगता है ना? तो उसी तरीके से उसको जाने जा, है ना? तो उसी तरीके से ये जो है ई के साथ ई ई ई ई इस तरीके का ईट, तो आपके पास एक वापस से एक बिंदु, एक स्पेस मिलता है, वही मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है, जैसे ए तो ठीक है, पर जब आए आ जाएगा, आए आ गया बिंदु के साथ, ठीक है? तो निरनुनासिक और अनुनासिक। क्लियर हो रहा है? होप आप अच्छी चीज सीखते जा रहे होंगे। अब आयोग वाह बचा है, उसको कंप्लीट कर देते हैं, या फिर आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो दीपा जी